शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अच्छा, अब आते हैं, चूँकि दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया और रब काबा की किब्रियाई भी हमने बयान की है, तो अब सरकार की ज़ात पर दुरूद पढ़ने के बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे सुन रहे हैं आप सारे? अच्छा ठीक है, बाकी भी सुन रहे हैं, सही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, कल भी इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, किसके ऊपर? सैम्पल साइज़ के ऊपर, ठीक है ना। आज मैं जस्ट ओनली सैम्पल साइज़ के आपको क्या बताऊंगा कि सैम्पल साइज़ के हमारे पास जो फ्रेमवर्क है, जो हमने चार्ट बनाया हुआ फ्रेम, कल तो हमने सैम्पल साइज़ के बारे में ये डिस्कस किया था ना। वी हैव डिस्कस अबाउट के हाउ वी मेजर आई मीन्स आपका इंटरवल। फिर हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी फाइंड एन, ठीक है जी। ये मेरा ख्याल नज़र आ रहा होगा सबको थोड़ा बहुत, अगर नहीं भी है तो फिर थोड़ा सा आपने उसमें देख लेना है। मेरा ख्याल मैं यहाँ लिखता हूँ, आई के बारे में हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज़ आई। फिर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ एन। फिर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ स्मॉल एन, ठीक है। अच्छा जी, कैपिटल एन के बारे में हमने जब बात की थी, कैपिटल एन हमारे पास क्या है कि दिस इज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। और चूंकि इसके ऊपर बहुत डिटेल से बात हो चुकी है, मैं डिटेल से मजीद बात नहीं करूंगा, चूंकि फिर वो जब हम बात करते हैं तो बात की वो वैल्यू हमारे पास थोड़ी सी डिक्लाइन में चली जाती है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारी रिसर्च का सबसे मेन पोर्शन होता है। पॉपुलेशन को हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, ठीक है ना। वो हमारी इनफाइनाइट है, वो फाइनाइट है, वो हाइपोथेटिकल है, ये तीन। और फिर हम ये देख, इन तीनों के बाद हम आगे आते हैं कि वो हमारे पास रियलिस्टिक इसमें से कौन सी है और हमारे पास टारगेटेड कौन सी है, ठीक है ना। क्योंकि पहले हमें ये तीन देखनी है, ये तीन कैसी है, ठीक है ना। क्योंकि जब इनफाइनाइट होगी तो उसकी तो बात थोड़ी सी अलग हो जाएगी, उसमें तो हम टारगेटेड की बात ही करेंगे, रियलिस्टिक की इतनी बात हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। जब हम फाइनाइट के ऊपर आते हैं, चूंकि हमारी पॉपुलेशन मोस्टली इन रिसर्च, मोस्टली इन एकेडमिक रिसर्च, मोस्टली इन सोशल साइंसेज रिसर्च, हमारी जो भी पॉपुलेशन ज्यादातर होती है वो होती है फाइनाइट है, ठीक है ना। क्योंकि हम लिखते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी composed of 4,000 students studying at secondary level up to so on, ठीक है जी, समझ आई ना। हमने ये लिखना है, सही है। और फिर आगे हम लिख देंगे किसके मुताबिक हमने इसको इस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया है। अगर हो तो हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास वहाँ से हमने रेफरेंस को कोट किया है, लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन में रेफरेंस होने ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए हम लिखते नहीं, क्योंकि ये हम खुद ड्राइव करते हैं ना। कुछ हम खुद, ये तो किसी ने हमें कहा तो नहीं है ना हमें LR गे ने कहा हुआ है, ना हमें GW बेस्ट ने कहा हुआ है कि आपने कितनी पॉपुलेशन लेनी है। पॉपुलेशन तो हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं कि हमने पॉपुलेशन कैसे लेनी है। इसलिए जब भी आप थीसिस या रिसर्च पेपर देखते हैं तो पॉपुलेशन में आपको रेफरेंस दिया हुआ नहीं होता, ठीक है ना, जरूरत होती है। लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़े तो लाजमन रिसर्च में, मैं आपको फिर दोबारा एक बात फोर्थ जिक्र कर रहा हूं कि रिसर्च में फिर आपने हर हाल में रेफरेंस लाजमन आपने कोट करना है। विदाउट रेफरेंस देयर इज नो रिसर्च, ठीक है। क्योंकि आपने उस बंदे के काम को लाजमन एडमायर करना है। देखें, चूंकि मैं खुद राइटर हूं, थोड़ा बहुत लिखता हूं, तो बंदे को बहुत दुख होता है जब बंदा फर्ज के 5 लाइन नहीं लिखता है, ठीक है ना, अगला बंदा उसको कट करता है और पेस्ट कर देता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। बंदा कहता है देखो यार, मैंने इसके ऊपर अपना खून जलाया है सारा, और इसने कट पे कम से कम ये लिख दें कि ये उस बंदे की बात थी, जिस तरह लिखते होते हैं इस बंदे की वाल से। फिर लिख, बाद लोग चलो जो थोड़े से मेरी तरह के थोड़े से ज़्यादा जो मीन टाइप के लोग हो सकते हैं, तो वो ये मनकूल लिख देते हैं। लेकिन कम से कम कुछ तो लिखे ना अगले बंदे को, ताकि उस बंदे का, देखें अब LR गे फोर्थ हो गया है, हम उसको एडमायर तो करें कम से कम ना। हम एडिशन को एडमायर तो करें, हम कहें जी कि उसने बल्ब ईजाद किए हुए। अगले बंदे को एडमायर करना सबसे बड़ी बात होती है। जिस तरह हम इस मुल्क की बात कर लें, हम क्यों कहते हैं, जबकि ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मरने के बाद ये बात हुई थी, मोहम्मद अली जिन्ना नाम था, हमने कहा कायद आजम। अब देखिए बहुत कम लोगों को पता है कायद आजम, लोग आधे लोग दुनिया ये जानती है नाम ही कायद आजम है, ठीक है ना। अब कायद आजम का मतलब क्या था? बड़ा रहनुमा, ठीक है। तो बात ये थी ना, कहने की बात क्या थी, क्यों लोगों ने एडमायर किया, मेरे कहने की बात ये थी, यहाँ कोई कायद आजम बताने की बात नहीं थी, कि चूंकि उसने इतना बड़ा मुल्क दिया तो एडमायर करने के लिए हमने कहा कि ये हमारे सबसे बड़े रहनुमा हैं, क्योंकि वो तो मर गए हुए हैं, हमें तो उसको। अब ये फातिमा जना वुमन यूनिवर्सिटी है, फातिमा जना, क्यों फातिमा जना का नाम रखा? क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन था, हमने कहा कि उसके नाम पर कोई चीज हम आगे फिक्स अप कर दें। तो दिस इज द एडमायरेशन ऑफ द रिसर्चर।
और एज अ रिसर्चर वी मस्ट फॉलो दीज एसओपीज, हमने इन एसओपीज को लाजमन हमने फॉलो करना। एसओपीज मीन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, ये हमने सारे हमने फॉलो करने होते हैं। एसओपीज बहुत दफा सुना है, एसओपीज एसओपीज, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के जो हमने प्रोसीजर को हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है उनको हमने फॉलो भी करना है। अच्छा, अब ये हमने छोटे एन की बात की, फिर हमने छोटे एन की बात की कि ये नंबर ऑफ सैंपल है हमारे पास, और सैंपल फिर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम सैंपल को ड्राइव करते हैं। तो यहां से भी इससे ड्राइव भी कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, आई इज इक्वल टू एन ओवर एन। तो फिर हमारे पास अगर नंबर ऑफ हमारे पास हमें इंटरवल अगर हमें पता है, क्योंकि पहले फिर हमने इंटरवल मालूम करना है, उसके लिए फिर हमें लंबा काम है करना पड़ेगा। अब किसी ने कहा ना कि हम कैसे सैंपल साइज को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर आपको पॉपुलेशन का पता होगा। फिर पॉपुलेशन को सारी को आपने एक शीट के ऊपर लिखना होगा, क्योंकि कल मेरे ख्याल इसके ऊपर हमारी बात, मैंने सिर्फ आपको बताया था कि फार्मूला यहां से ड्राइव हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आई डॉट एन इक्वल टू कैपिटल एन, और अब हमने ये एन मालूम करना, ये वाला छोटे वाला, तो एन इज इक्वल टू एन ओवर आई। अब चूंकि इंटरवल हमने पहले मालूम करना है, फिर इंटरवल मालूम करने, कल मैंने आपको तरीका एंड पर बताया था कि इंटरवल कैसे मालूम करते हैं। अगर आपके पास पॉपुलेशन जो है ग्रुप फॉर्म में, फिर तो थोड़ा सा और आसान है। अगर अन ग्रुप फॉर्म में, तो फिर उसमें से आपने इंटरवल पहले फाइंड करना है टैली बार से। जब इंटरवल आपके पास आ जाएगा, फर्ज किया 4 है, फर्ज किया 5 है, जिस तरह मैंने उस कल किया था 3 2 6, वो 3 था, तो फिर आप उसको इसके ऊपर डिवाइड करना, तो आपके पास क्या आ जाएगी, सैंपल का साइज। और अगर आप इससे फिर नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे मालूम हो जाएगी, वो फिर ये हो जाएगा, अब हमने एन मालूम करना है, तो एन हमारे पास क्या होगा, आई डॉट एन का मतलब कि इंटरवल को हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी आ जाएगी। लेकिन ये चीजें, चूंकि मैंने पहले भी आपको कहता हूँ कि आजकल जो हमारे यहाँ रिसर्च इतनी ज्यादा डिवैल्यू हो चुकी है, डिवैल्यू क्यों हुई है, उसका मेन रीजन यही है कि हमने चैट जीपीटी यूज किए, हमने SPSS यूज किए, हमारे पास एक्सेस, हमारे एक दोस्त है यहाँ, मेरा ख्याल है ये मुकद्दस और इफ्सा और अफीफा ज्यादा बेहतर जानती होंगी, डॉक्टर सरवर बाजवा साहब, वो हमारे पास आए तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त मुझे बात की। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आजकल हमारी जनरेशन का जो गैप है वो क्या जी, अफीफा आपके साथ भी सर ने डिस्कस किया होगा, अफीफा सुन रहे हो आप, इफ्सा जी, इफ्सा कोई याद आपको पड़ रहा है, सर ने आपसे डिस्कस किया था, बाजवा साहब ने, उन्होंने आपका समर कोर्स भी एक दफा लिया था, तो उन्होंने आपके साथ, अच्छा ठीक है, मुकद्दस साहब को याद है, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो क्या है जी, आज मुझे आवाज फिर नहीं आ रही, अपना इफ्सा से जरा पूछना मुकद्दस से कि इसका माइक का मसला रिजॉल्व हुआ है, क्योंकि इसकी आवाज फिर नहीं आ रही। खैर है जी, अब बात ये करते हैं जी कि वो सर की बात ही करते हैं, उन्हीं को इसका एडमायर करते हैं। मैंने इसलिए कहता हूँ ना कि फिर उसी बंदे को उसकी एडमायरेशन भी आपको देनी चाहिए, और उसी बंदे के साथ आपको उसको वैल्यू भी देनी चाहिए। ये एक रान रख लें, ठीक किया। तो वो फिर क्या हुआ जी कि अपना सर ने कहा था कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास सबसे बड़ी चीज इस वक्त जो जनरेशन का गैप है वो क्या, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, जमा करते 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 हम अपना, जब हम थीसिस लिखते हैं तो नेट से 10,000 डाउनलोड कर लेते हैं, थीसिस डाउनलोड कर लेते हैं, डिसर्टेशन डाउनलोड कर लेते हैं, रिसर्च पेपर डाउनलोड कर देते हैं, अपनी मर्जी कंसेप्ट। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं होती। एक्सेस तो है, पहले दौर में क्या था कि इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं होता था, लेकिन राइट इंफॉर्मेशन होती थी हर एक के पास। इंफॉर्मेशन कम थी, जिसके पास होती थी उसके पास कंक्रीट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होती थी। और आजकल हमारे पास क्या, इंफॉर्मेशन तो एक्सेस है, लेकिन इंफॉर्मेशन हमारे पास इन राइट फॉर्म में नहीं होता। तो यही बात मैंने बेटा आपके साथ शेयर कर दी। आप तीनों को तो शायद कम हो, इन बाकी बच्चों की इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होगी। यहाँ से इसी फार्मूले से हमने तीनों चीजें हम मालूम कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं? जी 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ, मैं वो भी, देखें वो अभी हम जब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करूंगा ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, जो कल भी मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया था, 95%, 99% या 99.99%, जिसमें हम 0.5 कहते हैं,
0.01 कहते हैं और 0.001 कहते हैं। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर आते हैं, लेकिन यहां से भी हम मालूम कर सकते, इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है ना। वो इसलिए करते हैं कि हमने अपने एरर्स को भी माइन्यूट करना होता है, लेकिन यहां से भी आपको आ ही जाती है। यही होगा कि शायद फिक्स्ड आपके पास थोड़ा सा फर्क पड़ जाए, जिस तरह क्या क्या फर्क पड़ेगा यहाँ से ये फर्क पड़ेगा। जैसे कल मैंने किया था 1.42 नहीं आएगा, यहाँ से 1.4 ही आएगा, ठीक है ना। वहां से उस फार्मूले से अगर आप करेंगे जब इनफाइनाइट, तो आप सिग्मा और एरर उसका निशान, तो उसमें एक एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आएगी, एक्यूरेसी आएगी, ठीक है ना। फिर भी ये फिर सुन लें आप बात कि 100% एक्यूरेसी आती ही नहीं है। जब आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तक पहुंचेंगे ना, बिलखुसूस हमारी रिसर्च में सोशल साइंस, वो तो उसमें 5% एरर होता ही होता है, मतलब एग्जैक्ट आएगा ही नहीं। जिस तरह कल आयशा ने बड़ी जबरदस्त बात मुझसे पूछी थी कि सर ये फिर हम कैसे इसको कहेंगे कि 2 छोड़ें कैसे डाई, क्योंकि एग्जैक्ट एक्यूरेसी आना ही मुश्किल है। अब देखें एग्जैक्ट एक्यूरेसी कहाँ आती है, हमारी नेचुरल साइंसेस में, नेचुरल में भी, एग्रीकल्चर में भी नहीं आती। नेचुरल साइंस मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, बस। बाकी जो साइंसेस हैं उनमें भी ये वाला है 99, इसमें हम यूज करते हैं 99.99। वो भी कैसे होता है बेटा, अब आपने बहुत दफा देखा होगा कैसे हम खुद आप कंट्रोल एक्सटर्नल वेरिएबल्स को हम खुद कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, हम लैब के अंदर अपने जूते उतार कर जाते हैं, जूते भी सिर्फ वो भी नहीं उतारते बल्कि जूते भी उतारते हैं, साथ वो थैले से ऊपर पहन कर भी जाते हैं, ताकि हमारे पास जो हम कहते हैं ना कि लैपटॉप के अंदर वायरस आ गया। अब वायरस कहां से आता है, मतलब देखें एक, हाँ बिल्कुल, एक छोटी सी बात थी कोरोना की बात। अब कोरोना क्या था, वो इंसेक्ट था कि जो हमारी आंख से नजर ही नहीं आता था, आंख तो छोड़ें, बस आम जो हमारे पास माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आता था, लेकिन क्या था, उसने दुनिया का निजाम कैसे दरम बरम कर दिया था। अब उसकी सबसे बड़ी बात है, हम कहते हैं जब किसी को फ्लू होता है तो हम कहते हैं कि थोड़ा साइड पर बैठते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि ये वायरल डिजीज है, चीज मूव होती है, हम मुंह से बोलते हैं फिर। अच्छा एक और आपके साथ ये बात थोड़ी सी डिफरेंट की बात है, आपने एक मजहब का नाम सुना होगा, पारसी मजहब, जो पारसी है, ठीक है ना, जो पहले ईरान का सरकारी मजहब था, जो अब पारसी क्या करते हैं, वो चूंकि उनके नजदीक जो है गोश्त खाना ही ममनू है। मतलब ये हिंदुओं में तो ये है ना सिर्फ ना कि हिंदू क्या कहते हैं, गाय का गोश्त ना खाएं, ठीक है ना, बाकी तो सारे खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, अपना मटन भी खाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो सिर्फ बीफ को काम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जो भी है गौ माता, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। लेकिन पारसी के ये कोई भी गोश्त इस्तेमाल नहीं करते। इनका क्या मकसद है कि हर जो जानदार है उसका क्या है, उसका जीने का हक हम उससे छीन नहीं सकते। अब ये यहां में आप कहेंगे यहाँ ये पहुंचा क्यों, यहां में इसलिए पहुंचा कि मास्क आपने देखा होगा ना, मास्क ना, पहले तो शुरू में मास्क हर एक ने पहनना था, तो मास्क ईजाद कैसे हुआ, मास्क इन्हीं ने ईजाद किया, इन्हीं पारसियों ने। हमने तो मास्क को तब पहना ना कि हम कहते हैं डस्ट ना आए, हम कहते हैं हमारे पास उसमें कोई कोरोना शोरोना के जो भी मामला थे, कोविड शोविड के, लेकिन इन्होंने पारसी क्यों मास्क पहना। ये सिर्फ पारसी ज्यादा आजकल जो है कराची में इनकी कम्युनिटी पूरी आबाद है, ये मास्क क्यों यूज करते हैं, घरों के अंदर भी, सिर्फ ये नहीं है कि घरों के अंदर भी, क्यों, ताकि जरासीम हमारे मुंह में इसलिए ना जाएं कि हम बीमार हो जाएंगे, इसलिए कि हम उनको खाएंगे वो मर जाएंगे, ठीक है ना। प्रॉब्लम इज दैट, ये होती है रिसर्च ना। अब हम रिसर्च क्या करते हैं, हम सोचते हैं रिसर्च, अब ये रिसर्च है, ठीक है ना, दिस इज नॉन एकेडमिक रिसर्च, लेकिन मेरा ख्याल आपको आइडियाज का नहीं हुआ होगा। तो जो चीज भी आपको नजर आए ना जहन में, कभी भी आप फर्ज किया किसी बैंक में जाएं, आप फर्ज किया किसी ऐसे अदारे में जाएं जहां आपके साथ मतलब ये, आप वहां भी सर्च करें कि ये बिहेवियर क्यों है, इस बिहेवियर को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। दिस इज नॉन एकेडमिक रिसर्च। और मैं रियली कहता हूं हम इसके ऊपर इंशाल्लाह एक सेशन हम रखेंगे, जो मैंने आपको कहा था एक्सप्रेसिव राइटिंग का। तो उसमें ये जब तक नॉन एकेडमिक रिसर्च आपकी नहीं होगी, मुल्क कभी फ्लोरिश कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने अरबों के लिए। अच्छा मैं एक यहाँ से आप की इजाजत से सबसे, चूंकि टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो मैं एक बात कहूंगा, हमारे पास यहाँ आज से तकरीबन 1.5 साल पहले ये जो हमारा न्यू ऑडिटोरियम है, सब ने देखा होगा, यहाँ इकोनॉमिक्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर ही, ठीक है ना। तो वहाँ डॉक्टर जलील साहब, डॉक्टर अब्दुल जलील, ये पाइड जो है, पाइड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, ये कायद यूनिवर्सिटी का एक सब पार्ट है, इसके वो डायरेक्टर हैं, ठीक है ना। तो वो आए यहाँ, तो चूंकि मेजॉरिटी ऑफ देम जो यहाँ टीचर थे उनके स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कहा जी कि मैं आपको 2 वाक्य सुनाता हूँ, मतलब रिसर्च ही। उन्होंने कहा जी कि हम कहते हैं कि हमारा रिसर्च पेपर क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि रिसर्च पेपर आपका अच्छा नहीं है या वो क्वालिटी वर्क नहीं है, क्या पता नीड एंड डिमांड ही ना हो, क्या पता उस टॉपिक का
इमर्जिंग फैक्टर ही ना हो, तो इसलिए छोड़। या ये भी हो सकता है शायद, क्या पता उस वक्त जो जर्नल है उसको ये कहा हो, जर्नल कौन सा, आर्मी का जर्नल नहीं, जर्नल रिसर्च जर्नल, ठीक है जी। तो क्या पता जर्नल की एक्सेप्टेंस उतनी ना हो, क्या पता उस दफा उसकी कॉपी ना। अच्छा चलो इस बात को यहाँ ही छोड़कर इनकी बात के ऊपर आते हैं। इन्होंने कहा जी कि आपके पास एक्सेस हो लाजमन, आपके पास 4-5, अगर आपने रिसर्च पेपर छापना है, अपना छपवाना है, पब्लिश करवाना है, तो कम से कम आपके पास 4 पेपर आपके पास इन प्रोग्रेसिव फॉर्म में लाजमन डेस्कटॉप पर पड़े हुए हों, ताकि अगर एक नहीं है दूसरा आप भेज दें, दूसरा या तीसरा भेज दें, तब ये ना कभी ना कहें कि मेरी चीज कहीं ना कहीं कोई चीज। अच्छा एक और फिर यहाँ से फिर एक बात करते हैं, आप सारे मेरा ख्याल है एमफिल वाले या पीएचडी वाले, आप अगर अजीज़ो नसा आ गई हैं तो आपने देखा होगा एक हमारे टीचर थे यहाँ जिन्होंने त्राना लिखा हुआ है, क्या नाम था उनका, डॉक्टर नदीम फखर साहब, ठीक है ना। अब डॉक्टर भी वो बन गए, उस वक्त वो डॉक्टर नहीं थे, वो जो आपको एक दफा उन्होंने वो लेक्चर भी दिया था, ठीक है ना। उन्होंने मेरे पास आकर बाद में बैठे मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब कि एक शायर था उसका नाम था अहमद शमीम, ठीक है ना, मतलब वो बिल्कुल जस्ट ऑनली, मतलब वो एक कोई मशहूर और मारूफ नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उसने एक नज़म लिखी ऐसी, मेरे जहन में उसके बोल अभी नहीं आ रहे, तो उसने उसको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। इसलिए कभी भी आथर से और रिसर्चर से हमेशा डरते रहें, ये ना हो कि कभी उसकी एक कोई चीज़ पहुंच जाए और वो फिर आप ये कहें जी कि मैंने इसके साथ क्यों मतलब ऐसा बिहेव किया, जिस बिहेव पर आप शर्मिंदा हों। अच्छा डॉक्टर जलील साहब की बात के ऊपर आते हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारे यहाँ जो रिसर्च होती है वो इतनी बोगस रिसर्च होती है। इन्होंने 2 वाकयात बताए। एक उन्होंने कहा जी कि हमारे पास 2007 में एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है ना, कितने का जी, उस वक्त के 13 करोड़ रुपए का, उस वक्त 13 करोड़ रुपए, आज समझ लें ये 113 करोड़ है, ठीक है जी। तो प्रोजेक्ट 3 साल कहते हैं हम काम करते रहे, कहते हैं मैं आज भी शर्मिंदा हूं इस बात पर, हम 3 साल इसके ऊपर काम करते रहे, लेकिन 3 सालों के बाद हमने इसके ऊपर क्या कंक्लूड किया, नतीजा हमने क्या दिया, किसी ने कहा जी कि हाउ वी रिमूव आर मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा जी पेस्टिसाइड का इम्पैक्ट, उन्होंने कहा जी हमने उसका जवाब ये दिया कि अगर आप हवा के रुख के ऊपर, हवा के रुख की जानिब अगर आप अपना पेस्टिसाइड का छिड़काव करोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। उसने कहा ये तो पंजाब के हर देहाती को ही पता होगा, तो मुझे बताएं हमने 13 करोड़ रुपए का ज़ाया किया, ये हमारी रिसर्च है। और फिर उन्होंने कहा एक पीएचडी का थीसिस था, तो उसका टॉपिक क्या था कि हम कैसे मौसमी असरात के ऊपर फसलों का कर सकते हैं, कि कैसे हम मौसमी असरात से बचाव कर सके। उसने कहा जी कि हम पूरा पीएचडी की 5 साल अपने भी ज़ाया किए, कौम के भी ज़ाया किए। उसने कहा कि आप 10 से 15 दिन पहले आप मौसम के आने से पहले फसल को बो दें, तो मौसम के जो असरात होंगे वो क्यों हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसने कहा ये मामले भी पूरे पाकिस्तान के हर पंजाब के रहने वाले को पता है जो फसलें बोते हैं। तो उसने कहा कि इसका पीएचडी किस काम की है और ये प्रोजेक्ट किस काम का है। तो प्रॉब्लम इज दैट कि आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इतनी यूनिक हो जो नीड एंड डिमांड हो, तो फिर आप कहते हैं जी मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, मुझे प्रॉब्लम क्यों फेस हो रहे हैं, मैं कैसा हूं। तो ये वो यूनिक बन के रहें। जब आप यूनिक होंगे आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई हो जाएंगे। जब आप भीड़ के साथ चलते रहेंगे, आपने एक पिक्चर देखी होगी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होती है, ये इतने सारे लोग हैं, ये जा रहे होते हैं इस डायरेक्शन में और एक बंदा जाता है इस डायरेक्शन में। अब मुझे बताएं इसको लोग ज्यादा फॉलो करेंगे या इसको ज्यादा लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। इसको लोग ज्यादा कैच होगी, इसको बहुत परेशानी होगी, बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन कैच और फॉलो हमेशा यही होगा, ठीक है ना। कैच और फॉलो देखें, मक्का के बड़े बड़े थे मुशरिकीन, एक बंदा था उसने कहा था कि नबी तेरा तो नामो निशान लेने वाला कोई नहीं होगा, उसका नाम था उमैया बिन खल्फ। तो क्या हुआ जी कि उसके 10 बच्चे थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नरीना औलाद नहीं थी, लेकिन क्या हुआ जी जब सूरह कौसर की बात आई, इन्ना आतईना कल कौसर, तो आज मोहम्मद का नाम लेने के लिए हर एक अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। अरबों खरबों जितने मुसलमान हैं, मैं नहीं कह रहा अभी तो अरब ही हैं, लेकिन अगर उनको कैलकुलेट करें उस वक्त से आज तक तो खरबों में जाते हैं। तो लेकिन मोहम्मद का तो नाम लेवा सारे हैं, लेकिन उमिया बिन हल्फ का नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। क्यों कि यूनिक कैरेक्टर होना चाहिए आपका हमेशा, और रिसर्च में भी आप यूनिक हो, सही है जी। अच्छा फिर आप आते हैं जी उसकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर थोड़ी सी देर। अच्छा यहाँ से हम गए पारसियों से यहाँ पहुंचे, इसलिए पहुंचे कि क्या कहते हैं हम एक्सटर्नल वेरिएबल को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वही बात मैंने कि हम मास्क भी पहन कर जाते हैं लैब के अंदर, हम लैब के अंदर अपने जूते भी उतार कर जाते हैं, इवन देन ये जो होते हैं अपना हमारे हाथ हैं, हाथों के ऊपर हम ग्लव्स पहन कर जाते हैं।
और वो ग्लव्स यूज भी कैसे करते हैं आशा, क्या कैसे यूज करते हैं, वो ग्लव्स एट वंस यूज होते हैं बस, उसके बाद वो यूज नहीं होते, वो डिस्पोजेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। क्यों, किस लिए, ताकि जब हम उनको उतारेंगे फिर दोबारा भी यूज करेंगे उसमें, फिर कुछ ना कुछ हमारे पास तो किस लिए होता है ये काम सारा, ये सारा काम सिर्फ एक्सट्रानियस वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं, ताकि हमारी एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर हो जाए और हमारा ये जो एफिशिएंसी लेवल है वो एट नियर टू 100, फिर भी देखिए 100% फिर भी नहीं होता, फिर भी 99.99% ही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइप की रिसर्च में हम यूज करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में, ठीक है ना। बाकी ये जो 99% वाला है ये हम यूज करते हैं मैनेजमेंट साइंसेज में, ये हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर साइंसेज में, ये हम यूज करते हैं अपना जिसको कहते हैं प्योर साइंसेज के सब्जेक्ट अगर हो जाए उनकी हम बात कर लें। तो ये जो हमारी सोशल साइंसेज है जिसमें एजुकेशन भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है, उसके बाद अपना ये जो सब्जेक्ट्स हैं अपना लैंग्विस्टिक्स के, उर्दू, इंग्लिश, अरबी वगैरह, उन सब में यही वाला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है 95%, उसमें 5% एरर हमारे पास हर हाल में मौजूद होता है। इसलिए ये कभी जिंदगी में ये याद रखना कि I इज इक्वल टू n/n, इसमें लाजमन एरर होगा, एरर के बगैर ये कभी भी नहीं होगी। अब अच्छा बात करते हैं जी इसके ऊपर कि ओरिजिन ऑफ सैंपल हमारे पास कहाँ से, हमने इसको जनरेट, अब देखें ये फिर मैंने पिक्चर की बात इसलिए करूंगा कि पिक्चर इज वर्थ एन 1000 वर्ड्स, बार बार मैं कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि पिक्चर को अगर आप देख लेंगे आपको ऊपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार डॉक्टर बिलाल साहब ने, मेरे ख्याल उस वक्त भी आप सारे यहाँ बैठे हुए थे, 3 बातें शो की कि एक हमारे पास क्या है, पिक्चर है, एक हमारे पास डेमोग्राफिक डेटा है और एक हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा है। तो कौन सी चीज आपको ज्यादा बता रही है कि कौन सा बंदा जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है सोसाइटी के ऊपर, ज्यादा हम उस चीज से सीख रहे हैं। तो स्टैटिस्टिकल डेटा ज्यादा हमें सही नहीं बताता, क्योंकि हमें क्या पता है रिसर्चर ने क्या काम किया हुआ है। डेमोग्राफिक भी हमें सही नहीं बताता, क्योंकि हमने किसी से सुना हुआ है ना, डॉक्यूमेंट्री सुना, क्या पता डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले ने कोई गलती की। लेकिन पिक्चर हमें एग्जैक्ट रिजल्ट बताती है, क्यों कि पिक्चर से बंदा शो ऑफ कर लेता है कि इस वक्त बंदा किस सिनेरियो में से गुजर रहा है। तो यही वाली बात है कि मिडिल इंग्लिश ये इससे निकला हुआ जी। मिडिल इंग्लिश का मतलब क्या है जी कि जो लैटिन के बाद में आई, जिस तरह हम आजकल कहते हैं ना कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं या हम अंग्रेजी को एज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन डील करते हैं, तो अंग्रेज जो थे, ये जो थे हमारे यूरोपियन, ये भी 15 सेंचुरी से पहले इनके यहाँ भी जो लैंग्वेज होती थी किसका, वो लैटिन थी, लातीनी जबान। आपने सुना शेक्सपियर पहला बंदा जिसने इंग्लिश में ड्रामा लिखा और प्रेजेंट किया, और शेक्सपियर खुद क्या था, वो मैट्रिक शैट्रिक की तो बात ही नहीं है, वो लिखना भी नहीं जानता था, सिर्फ पढ़ने की बात थी। उसने सिर्फ ये बोला, लिरिक्स अदा किए, लिखा किसी और ने, ठीक है। वो क्या था, ये जिस तरह मेरी मुंह के ऊपर लाइट पड़ गया ना, वो सिर्फ लाइटिंग नहीं होता, लाइट कम करने के ज्यादा करने के लिए वो ड्रामों में होता। लेकिन उसने जब कहा कि, तो आज देखें PhD इंग्लिश करें, MPhil इंग्लिश करें, BS इंग्लिश करें, आप जब तक शेक्सपियर के 2-3 आप प्लेज, उसके बाद उसके जो शायरी उसकी है उसको नहीं देखेंगे, तो उस वक्त तक आपकी इंग्लिश इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। तो कहने की बात क्या, क्यों शेक्सपियर मशहूर हुआ, शेक्सपियर ये बना यूनिक। अब लैटिन से पहले की बात थी ग्रीक, यूनानी, लैटिन, ये चूंकि हर दौर में बदलते रहते हैं, ठीक है ना। फिर इनके दरमियान में अरेबिक आई यहाँ, सही। तो ये बातें चूंकि फिर इसीलिए कहते हैं कि मिडिल इंग्लिश कौन सी है, जो लैटिन के दौर में इमर्ज हो रही थी। ये SAUMPLE, इसको प्रोनाउंसिएट जिस तरह भी आप कह रहे हैं, सैंपल या जो भी, इससे ये इमर्ज हुआ सैंपल, ठीक है। फिर ओल्ड फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच भी, अब हम लोग तो ये कहते हैं, हम ये शायद ये समझते हैं कि यूरोप में सारी जो हमारे यहाँ, ये शायद हम ये समझ रहे हो कि यूरोप में मोड ऑफ जो कम्युनिकेशन है या मोड ऑफ लर्निंग वो सारी इंग्लिश ही है। वहाँ इंग्लिश है ही नहीं है, इंग्लिश सिर्फ 2 मुल्कों में बोली जाती है बस, जस्ट ओनली 2 कंट्री, सिर्फ 2 मुल्कों में, एक बरतानिया में और एक अमेरिका में, बस। वहां भी ऐसा डिफरेंट है उनका, वहां भी बहुत डिफरेंट। लेकिन अगर इंग्लिश बोली जाती है सिर्फ 2 मुल्कों में, बाकी की दार की अपनी अपनी जुबान है, फिनलैंड की अपनी जुबान है, स्कॉटलैंड की अपनी जुबान है, जर्मन तो चलो एक बड़े लेवल की बात, उसकी तो चलो हम बात नहीं करते, या फ्रेंच की, हम फ्रांसीसी की बात ही नहीं करते, क्योंकि वो तो उनका तो अपना एक लेवल है ना। लेकिन ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ये सारे इनकी भी अपनी अपनी जुबान है। सिर्फ हमें क्यों नजर आती है इंग्लिश है, क्योंकि उसकी हरूफ ताजी ABC की तरह ही है ना। जिस तरह हमें कोई बंदा हमारी तरफ कोई आ जाए
तो मुझे तो हम सारे यहाँ बैठे, हमें तो पश्तो का कोई पता ही नहीं है, पश्तो कहते किसको, लेकिन पश्तो लिखी तो अलिफ बे में ही जाती है ना। गोरा तो ये समझेगा शायद ये भी उर्दू ही है, ये भी अरेबिक ही है, ठीक है ना। तो ये कहने की बात है। अच्छा जी, अब ओल्ड फ्रेंच में, चूंकि ओल्ड फ्रेंच में इसको ESSAMPL, चूंकि फ्रेंच जो थी, फ्रेंच इज आल्सो अ रिच कंट्री। रिच का मतलब क्या है? रिच इन कल्चर, रिच इन ट्रेडिशंस, वो बरतानिया से बहुत ऊपर है, ठीक है ना। तो ये एसैम्पल मतलब एग्जाम्पल से वो जनरेट हुआ। और फिर लैटिन में, क्योंकि लैटिन सबकी माँ है, समझ लें जबानों की माँ है, इनकी जबानों की माँ, तो ये क्या था? एग्जाम्पलियम, EXEMPLUM, ठीक है। इससे ये चीज इमर्ज हुई सैंपल की बात। अब जस्टिफाइंग द सैंपल साइज दैट विल बी यूज्ड इज क्रूशियल स्टेज इन द डिजाइन ऑफ एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी? एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन वो होती है जो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू और डेटा के ऊपर जो बात करिए, फैक्ट्स के ऊपर नहीं करती, जो डेटा के ऊपर बात करती है, ठीक है ना। फैक्ट्स एंड फिगर्स और चीज है, डेटा हमारे पास और चीज है। डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, जबकि फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं। ये भी सुनना, तीन चीजें होती हैं हमारे पास, न्यूमेरिक अलग है, अल्फा न्यूमेरिक अलग है, और अल्फाबेटिकल अलग चीज है, ठीक है जी। अल्फा न्यूमेरिक, इसमें न्यूमेरिकल सिस्टम भी इस्तेमाल होता है। एट फर्ज किया आप, हम ये जब लिखते हैं 2A, दिस इज अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है जी। हम किसी को कोडिंग कर दें 1 = आयशा, दिस इज अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है जी। अल्फा न्यूमेरिक है जिसमें हम दोनों को यूज। अच्छा, अब ये पॉपुलेशन थी और वो सैंपल था। ये जरूरी बात है, लाजमन बात है कि सैंपल इज मस्ट इमर्ज फ्रॉम पॉपुलेशन। ये बात ही नहीं है कि पॉपुलेशन के अलावा सैंपल होगी पॉपुलेशन। जिस तरह मैं बहुत ज्यादा मिसालें देता भी होता हूँ, आप लोगों को भी दी होंगी लाजमन। जिस तरह आप लोगों ने घरों में चाय बनाते हैं, तो चाय जब आप चेक करते हैं, ठीक है ना, तो चाय कैसे चेक करते हैं? मतलब मम्मी डैडी लोग चम्मच के ऊपर चेक करती हैं, औरतें, ठीक है ना। कोई ज्यादा जो मम्मी डैडी होती हैं वो क्या करते हैं? अपना कप में डालकर चेक करती हैं। लेकिन जो हम जैसे होते हैं तो वो क्या करते हैं? हथेली के ऊपर आकर। तो कहने की बात, प्रॉब्लम इज दैट कि वो सैंपल उसी पतीली से ही निकाला जाता है, किसी और से नहीं होता। दिस इज सैंपल। उसके बाद जब हम चावल पकाते हैं, तो जो दाना ऊपर पका होता है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं बच्चियां, जो दाना ऊपर पका होगा वही दाना बॉटम पर भी होगा, ऐसे ही पका हुआ होगा। और वो कहां से होता है? इमर्ज कहां से होता है? पूरे देगचे से, पूरे पॉट से। और वो मैंने पकने की बात किस लिए की कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होते हैं। जैसा सैंपल हमने चूज करना है, पॉपुलेशन में ये जरूर होना चाहिए कि हम ये चलो हम ये अगर वो बराबर हैं या नहीं है, लेकिन हम कम से कम एज्यूम तो कर लें वो बराबर है ना, एज्यूम तो कर लें। उसमें कमियां बेशी होंगी। जिस तरह फर्ज किया यहाँ आपकी जो क्लास है, इसमें PhD का बच्चा एक सैंपल में होगा, MPhil का बच्चा, पहले हम क्या बनाएंगे उनमें से? फिर स्टेटा बनाएंगे। तो स्टेटा के बाद हम चूज करेंगे, चूंकि हर एक का लेवल अपने अपने लेवल। लेकिन क्या करेंगे? MPhil की बच्चियों का लेवल एक ही होगा। आपको पता उसमें फर्क तो बहुत होगा, कोई ज्यादा जीनियस होगी, कोई कम होगी, कोई ज्यादा मेहनती होगी, कम होगी। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम ये अज्यूम कर लेंगे कि सारी इसी लेवल की, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये नेचर ऑफ सैंपल साइज, इसको मेरा ख्याल है इतनी कोई देखने की जरूरत नहीं है, ये हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, देख भी चुके हैं। अच्छा जी, हाउ डू यू डिफाइन सैंपल साइज? सैंपल साइज को डिफाइन कैसे करेंगे? ये भी हमने बहुत दफा डेफिनेशन की देख ली है, मुझे नहीं लगता कि इसको भी दोबारा हमने पढ़ने की जरूरत है। ये उसी की बात है, या अगर कहते हो तो इसको देख लें। हाँ, वही मेन बात है, चूंकि जिन बच्चों का काम नहीं है उनके लिए ज्यादा लंबी बात हो जाएगी। ये थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, वो सारी बातें इसी के अंदर है, ठीक है जी। हमने क्या करना है? पॉपुलेशन, सबसे पहले पॉपुलेशन डेटा हमारे पास आएगा। पॉपुलेशन डेटा के बाद फिर हमारे पास सैंपल डेटा आएगा। तो देखिए उसी से मर्ज करना, और ये हमने देखना है लाजमन कि हर सब ग्रुप में से उसका नुमाइंदा लाजमन मौजूद हो। जब फर्ज किया, ये देखें इसीलिए डिफरेंट इसमें बने हुए हैं अपना नंबर कलर्स में, ठीक है ना। आपने जरूरी नहीं है कि आपने सारे उठाकर ये ब्लू कलर वाली रख देना ना, फिर भी आपकी रिसर्च इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। आपने देखना है कि हर सब ग्रुप का नुमाइंदा वहां मौजूद हो। देन यू से दैट कि वी जनरलाइज अवर रिजल्ट टू अ लार्जर पॉपुलेशन। वरना अगर ये होगा तो आप कैसे कह सकते हो कि हम इसकी पॉपुलेशन के ऊपर अपने रिजल्ट को जनरलाइज कर रहे हैं? अच्छा, इसमें भी सैंपल साइज में वही वाली बात जो अभी आयशा के साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि हम सैंपल साइज कैसे करते हैं। 3-4 बातें देखेंगे। पॉपुलेशन पहले,
फिर मार्जिन ऑफ एरर, वही वाला एरर, ये हमें पहले रखना है मार्जिन ऑफ एरर। आप में से जिस बच्ची ने भी बिलखुसूस जो पीएचडी मेरा ख्याल अजीजुन साहब पहुंची अभी नहीं होगी, या मौजूद होंगी, होती तो वो आगे से बोलती, बट आपने जब ये बनाया होगा, टी टेस्ट लगाया है या काई स्केल लगाया है या एनोवा लगाया है, तो नीचे आपने टेबल के नीचे आप लिखते हैं, ये टेबल है ना बना हुआ है टेबल, नीचे लिखते हैं जी अल्फा इज इक्वल टू 0.05, लिखते हैं ना, यहाँ ना लिखते होते हैं ना, हर एक ने लिखा होगा, अगर नहीं है तो आप चेक भी कर लें। तो वो यही होता है कि आपका मार्जिन ऑफ एरर, आपने ये बताना है, कॉन्फिडेंस लेवल आपने अपना बता देना कि हमारी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितनी है, और फिर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी कि इस कितने डिग्री के ऊपर ये चीज वेरी कर रही है। अच्छा जी, हाउ हाउ टू डिटरमाइन अ सैंपल साइज, हम सैंपल साइज को कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये थोड़ी सी मैं आपको, चूंकि ये जो बातें की थी ये मैंने की थी लिख कर की थी, आप ये किस फॉर्म में हमारे पास, रिटन फॉर्म में, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्या है जी हमारे पास जी, पॉपुलेशन साइज, द पॉपुलेशन साइज इज ऑल द पीपल दैट कैन बी कंसीडर्ड फॉर द रिसर्च स्टडी, दिस नंबर इज मोस्ट केसेस रन इनटू ह्यूज अमाउंट, क्योंकि ज्यादातर ये बड़ी होती है इसलिए हम सैंपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज 327 मिलियन, सही है, बट इन मार्केट रिसर्च इट इज इम्पॉसिबल टू कंसीडर ऑल ऑफ देम फॉर द रिसर्च स्टडी। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैं फार्मूले के ऊपर भी बात कर लेता हूँ, फार्मूले के स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज होती है, ये भी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की एक हमारे पास सब टाइप है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हमारे पास 5 टाइप का डाटा इस्तेमाल होता है, 5 टाइप के टूल, जिस तरह हम कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को आप मिसाल ले लें कि जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले फुर्सत में क्या करते हैं, टेबलेट लेते हैं, मतलब कहने की बात है। जब दूसरा स्टेप आता है, जब आप बीमारी ठीक नहीं होती फिर क्या करते हैं जी, डॉक्टर के पास नहीं, फिर आप क्या आते हैं, सिरिंज के ऊपर आते हैं, मतलब इंजेक्शन के ऊपर, इंजेक्टेबल के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। जब वहां से भी ठीक ना हो तो फिर क्या करते हैं, फिर ऑपरेशन होता है। तो यहां भी वही वाली बात है, पहले हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है, सुन ले बात, पहले डिस्क्रिप्टिव है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है समझाने की बात का, डिस्क्रिप्टिव है, उसमें ये 5 हम यूज करेंगे। हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव में मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। लेकिन यहां भी थोड़ा सा अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो जो सिंपल डिस्क्रिप्टिव है उसमें 3 ही चीजें, मीन, मीडियन और मॉड। जो थोड़ा सा उससे मुश्किल टाइप का, जिसको हम कहते हैं इंजेक्टेबल, मैंने कहा आपको, उसमें आता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ठीक है ना, और साथ इनकी बैंड रेंज भी आ जाती है, ठीक है जी। और फिर जब इन्फ्रेंशियल की आप बात करेंगे तो फिर ये चीजें खत्म हो गई हैं, फिर आपके पास टी टेस्ट आता है, जेड टेस्ट आता है, एनोवा आता है, काई स्केयर आता है। तो ये बातें थी जिसकी बेस पर मैं आपको समझा रहा था कि जितनी बड़ी स्टडी होगी उसी की, आप देखें फर्ज की आप बीएस की स्टडी करते हैं तो आप इन्फ्रेंशियल का लफ्ज यूज ही नहीं करते, आप जस्ट ओनली डिस्क्राइब करना होता है, बताना होता है, टेबुलेट कर देना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, बस दैट्स, ठीक है। और मुझे नहीं और मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टडी में, किसी भी स्टडी में बीएस लेवल के ऊपर किसी भी बच्ची ने यूज किया हो इनके अलावा कोई चीज। मोस्टली बच्चे अगर टी टेस्ट को यूज भी कर लेती है तो सिर्फ मम्मी डैडी काम के लिए यूज होता है, बस उसका कोई प्रॉपर वे के साथ वो यूज नहीं कर रही होती उनको। अब टी टेस्ट में जब हम उसको पता नहीं होता कि टेबलेटेड वैल्यू क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, हम क्यों ले रहे हैं टेबलेटेड वैल्यू, हम क्यों लें कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि ज्यादातर डिस्क्राइब होता है। लेकिन जब आप एमफिल के ऊपर आते हैं तो फिर आप किसकी बात करते हैं, टी टेस्ट की, एनोवा की, एनकोवा की, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, एनकोवा, ठीक है जी। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अलग चीज है, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस अलग टूल है। फिर आप यूज करते हैं जेड टेस्ट, फिर आप उससे ऊपर आप जब जाते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में कल भी हम, तो फिर आप विल्कॉक्सन टेस्ट भी यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर आप हाफ स्प्लिटमैन टेस्ट भी यूज करते हैं, वगैरह वगैरह टू सो ऑन, ठीक है जी। मैंने कहा पता नहीं कौन आगे आ जाए, ठीक है, समझ आई ना बात की। ये हमारे पास पॉइंट था। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, दिस मैट्रिक कवर्स द वेरिएंस इन अ सर्वे, अ सेफ नंबर टू कंसीडर इज 0.5 which would mean that a sample size has to be that large। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मालूम करते हैं, ये होता है जी वेरिएंस। उससे पहले हम वेरिएंस की बात करेंगे। डस्टर किधर गया, इधर कहीं पड़ा हुआ था, यहाँ कोई और भी आया है उससे पहले।
ये जो हमारी बीएस की बच्ची हैं उनके लिए थोड़ा सा ये चीज़ टिपिकल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, लेकिन चलो आपको भी आपने पढ़ना होगा मजीद। अब सबसे पहले हम वेरिएंस मालूम करते हैं। वेरिएंस को उर्दू में तगय्युरियत। अब आप कहेंगे वेरिएंस होती क्या? इससे हम वेरिएबिलिटी की बात करते हैं कि हमारी स्टडी कितनी वेरिएबल, कितना वो फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है ना। एस स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बटा एन का होल स्क्वायर। अब एन मीन्स जो नंबर है, नंबर ऑफ सैंपल साइज का जो नंबर है, ठीक है ना। जहां भी स्मॉल एन आएगा इसका मतलब है वो क्या है हमारे पास नंबर ऑफ, और एक्स हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ एंटिटीज ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अब हम इससे मालूम जब करते हैं तो ये हमारे पास, इससे हम तगय्युरियत मालूम करते हैं कि इसमें कितनी वेरिएबिलिटी आ सकती है, कहाँ तक ये फ्लक्चुएट हो सकता है, कहाँ तक इसमें वेरिएबिलिटी आ सकती है, कहाँ तक डेटा हमारा रिजिडिटी या नॉन रिजिडिटी उसमें हो सकती है। फिर हम क्या बात करते हैं जी कि इसकी बेस पर हम फिर इसके एरर को माइन्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास, इसको हम एस से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास हमें बताता है कि हमारा सैंपल साइज में वेरिएबिलिटी कितनी परसेंट आएगी, ठीक है जी। ये थोड़ा सा यहाँ से आपको, अच्छा पहले उससे पहले दो तीन बातें और देख। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, अब ये देखें ये सारे इसके ऊपर भी थोड़ा देख लें कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या। अब जरूरी नहीं है, ये मैंने यूज किया था क्या क्या आपको 95%, 99%, 99.9, ये रिसर्चर तक है कि वो कॉन्फिडेंस लेवल कितना बना रहा है, कि मेरी स्टडी, ये स्टडी में बताती है कि ये सामने जो रिसर्चर चेक करने वाला होता है, जो उसको अपना आपके थीसिस को जो बंदा एवेल्युएट कर, उसको पहले पता चल जाता है कि इसमें कितना एरर हो सकता है। अब देखें इस तरह वहां में लिखा है 90%, जब 90% होगा तो फिर उसमें क्या होगा 0.10%, इसमें मतलब इसमें 10% हमारे पास ये होगा कि 10% इसमें एरर मौजूद है। ये पहले रिसर्चर क्लेम करता है, खुद बताता है, ये नहीं होता वो छुपा देता है चीज अपनी। कहां से? जब वो फील्ड में जाएगा, फील्ड में जिस पर एक्सटर्न फर्ज के लेट सपोज, बड़ी जबरदस्त बात की, मैं आपको भेज दूं जी, आपने जाकर डेटा कलेक्ट कहां से करना है, वाना से। डेटा आपने कहां से जाकर कलेक्ट करना है, शमाली वजीरिस्तान से। डेटा आपने कहां से जाकर कलेक्ट करना है, हंगू और पाराचनार से। तो वहां आपको अलाउ ही लोग नहीं करेंगे मोस्टली लोग। क्या उसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है, इसको चलो यहां से ज्यादा पोलियो के ऊपर जाते हैं। अब पोलियो के जब सर्वे करते हैं, पोलियो का सर्वे आज क्या होता है जी, पंजाब में पोलियो 0% हो जाती है, क्योंकि पंजाब में लोगों को बना समझाता है कि तुमने ये करना है। सिंध में पोलियो 0% हो जाती है लोगों, लेकिन केपीके में वो पोलियो वर्कर को गोलियां मारते हैं, कहते हैं हमने पोलियो लगवाने ही नहीं है। तो फिर वो क्या होता है, हमारे पास एरर है ना, कि वो हमारे पास हम उसको कंट्रोल कर, कहते हैं ना एक स्टडी की लिमिटेशन होती है, एक स्टडी क्या होती है डिलिमिटेशन। लिमिटेशन आशा क्या होती है, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। डिलिमिटेशन तो हम ये कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं। लिमिटेशन है ये ना कि वो लगवाते ही नहीं है, हम कैसे लगाएं। तो वहां जब डेटा होता है तो वहां उसमें ये लाजमंद है। अगर फर्ज किया हम 80% रख दें कि 80%, तो वो पहले रिसर्चर ये कहेगा जब वो पोलियो टीम वाले अपना डेटा देखें, जब भी कोई भी प्रोजेक्ट जब अप्रूव होता है किसके साथ, किससे, प्लानिंग कमीशन से। तो आप सब ने, आप मोस्टली जो बैठे हुए हैं, आप सब ने अभी वो पढ़ा होगा अपना, आपका तो कोर्स ही वही था अपना अपना लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। आपने पढ़ा होगा PC1, आपने पढ़ा होगा PC2, PC3 पढ़ा होगा ना, क्यों नहीं। अच्छा चलो दफा करें। अच्छा क्या कहते हैं जी अपना प्लानिंग कमीशन से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं कि क्या ये फिजिबल भी है, ठीक है ना। फिजिबिलिटी के बाद हम क्या करते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं PC2 में। प्लानिंग कमीशन परफार्मा 2, प्लानिंग कमीशन परफार्मा 1, एग्जीक्यूशन जब 2 हो गया, जब 3 होता है तो उसमें क्या आता है, मॉनिटरिंग। जब वो काम हो रहा होता है, आपने देखा होगा लुक जब पड़ रही होती है, सड़क सड़क की कार्पेटिंग हो रही होती है, तो वहाँ जो इंजीनियर होते हैं वो जाकर चेक भी करते हैं। चेक तो करते कुछ भी नहीं है, पैसे ही खाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करते हैं, वो मॉनिटरिंग हो रही है। और फिर आखिरी स्टेज होता है एवेल्युएशन का, एवेल्युएट करते हैं। तो एवेल्युएट सारा जो होता है डेटा की फॉर्म में होता है। तो वहाँ ये चीज़ ये बताते हैं कि इसमें इतना % हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास था। समझ ये बात की नहीं है समझ। अच्छा फिर हमारे पास क्या, मार्जिन ऑफ एरर।
कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये वही वाला जो आई की बात मैंने की थी। द मार्जिन ऑफ error is depicted by a percentage that is statistical inference about the confidence of what number of population depicts the actual views of the whole population। अब इसमें यह बताया जाता है कि कितनी पॉपुलेशन हमारी जो थी उसका कितना पोर्शन हमारे पास जो था जिससे हमने डायरेक्ट डेटा अपना अपना एक्यूज किए और दूसरे के ऊपर हमने चूंकि क्या किए इन्फ्रेंस किया हुआ है, इसलिए लाजमन वहां एरर हमारा इसके ऊपर एरर नहीं होता जहां से हमें डाटा लिया होता है, जिसके ऊपर हम डिपेक्ट कर रहे होते हैं उसके ऊपर वो एरर होता है और उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या मार्जिन ऑफ एरर। अच्छा ये इससे आपको ज्यादा बेहतरीन चीज से सब चीज समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, जहां जो अभी हमने जो पढ़ा है, ठीक है ना। अब देखें क्या चीज होती है जी, ये पूरा जी हमारा मेन काम टारगेट ये होता है, ये मेन टारगेट है हमारा, ठीक है ना। रिस्पॉन्स हमारा मेन टारगेट वो पॉपुलेशन है, कितने हम मतलब ये हम सर्कल ड्रा करते हैं इतने से, ठीक है। ये हमारा अब ये हमारे पास क्या सैम्पलिंग फ्रेमवर्क जो हमारा, ये हमारे पास क्या सैम्पलिंग जो हमने सैम्पलिंग की है, कौन सी सैम्पलिंग जो हम कल पढ़ते रहे, प्रोबेबिलिटी है या नॉन प्रोबेबिलिटी जो है। उसके बाद फिर यहाँ जो ये किस लिए करते हैं, मेन काम हमारा यहाँ 3 खत्म हो गए, ये तो हमारे पास किस लिए आते हैं ताकि उसमें जो एरर है वो कम से कम हो जाए। तो फिर हम उसके लिए एरर का फ्रेम बनाते हैं, फिर उसके लिए हम एरर के कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, फिर हम रिस्पांस का एरर लेते हैं कि रिस्पांस वाला भी एरर हो सकता है। रिस्पांस वाला एरर क्या, जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं क्या वो हमें डेटा देना चाह भी रहा है या डेटा नहीं देना चाह रहा, या सही बात का, वो ज्यादा बेहतर बात जो आयशा ने बात की कि क्या वो सही बात बता भी रहा है कि नहीं बता रहा। अभी आपको एक बड़ी जबरदस्त बात, आपको आजकल की एक वीडियो एक वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर कि एक बच्चा एक जो बंदा है दाढ़ी वाला काफी, वो अपने बाप को जूतियों से मार रहा है, देखी होगी आप सब ने, ठीक है ना। अब वो पकड़ा भी गया हुआ है, लेकिन अब क्या, अब वो रिस्पांस एरर की बात आएगी। अब क्या उसका बाप सही बात बताएगा कि इसने मुझे क्यों मारा है, क्या वो बच्चा सही बात बताएगा क्यों, वो क्यों कहता है, वो कह रहा है क्यों मारा है मैंने, वो उसके बकौल किया कि ये मेरी माँ को मारता था मैंने इसको तब मारा है, जबकि बाप के बकौल किया जो मेरा दामाद था वो फतूर की जड़ थी, वो मेरी जमीन को थैना चाहता था, उसने मेरे एक बेटे को अपना आमनवा बना लिया था। ये होता है रिस्पांस एरर कि जो अगला बोलने वाला है वो हमें बात सही बता भी रहा है या नहीं बता रहा। इसीलिए ये एक हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च की एक और बड़ी जो खामी होती है वो ये खामी होती है कि जिससे हम डेटा ले रहे हैं वो हमें सही भी बता। अब इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, आप सारे बेटा अगर सुन रहे हैं, आप सबको आपके क्या कहते हैं उसको, अपना आपके सेमेस्टर के एंड पर आपको एक परफॉर्मा एवेल्युएशन परफॉर्मा दिया जाता है ना, मुझे आप अल्लाह के सामने कसम उठाकर बताएं बगैर किसी, अभी हम सारे जिस तरह घर के बैठे हुए हैं, आप मुझे बताएं आप में से किस किस ने आया था वो परफॉर्मा सही तरह फिल किए वैसे मुझे लगता नहीं है किया होगा। जब चलो बड़ी बात है, ठीक है ना, बड़ी बात है, आप अगर किया अच्छी बात है, लेकिन मुझे क्यों नहीं होता, क्यों नहीं करते, मैं अब क्यों, हाँ अब क्यों की बात भी है, क्योंकि अभी मेरा कल मैं अपनी बात करता हूँ ना, किसी की बात किस लिए करूँ। अभी ये मोबाइल पर कल मेरा जो साथ मैंने आपको कहा, मेरा एक वाइपो का वर्ल्ड इंटरनेशनल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का वो एक सेमिनार सा था, तो वो मैं कर रहा था, उन्होंने सर्वे फॉर्म दिया, अल्लाह गवाह जी मैंने पढ़ने के बगैर मैंने सेंटर वाला पॉइंट देखा है, मैंने कहा चलो उनका नुकसान भी ना हो और मेरा भी ना हो, ठीक है ना। तो ये था जी यार, मैंने सबको न्यूट्रल कर दिया, ठीक है ना। तो उसमें ये है कि चलो अब क्या होता है, लेकिन क्या उसका कोई मसला तो नहीं था, वो क्या करते, लेकिन आप बेटा जब आपको दिया जाए आप अल्लाह के सामने चीज को वैलिडेट करें। अच्छा क्या होता है फायदा कि आपके ऊपर तो चलो बात नहीं है, लेकिन अगला बंदा जिस तरह फर्ज किया, लेट्स सपोज कुछ अगले बंदे के लिए वो चीज बेहतर फर्ज किया, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे अदारे में नंबरिंग मतलब बहुत ज्यादा कम थे, जिसकी वजह से 1-2 बच्चियों उस अताब का शिकार हुई, लेकिन मे बी शायद परफॉर्मा ही आपने फिल किया हो, जिसकी बेस के ऊपर आप थोड़ा क्राइटेरिया जो मार्क्स है वो थोड़ा सा चेंज हुए, मे बी और मे नॉट बी, वो तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मे बी इन माई पॉइंट ऑफ व्यू यही हुआ होगा, ठीक है ना, कि बच्चों ने कहा होगा जी कि चूंकि जिस तरह का हम रिस्पॉन्स देते हैं उस तरह का शायद हमें एवेल्युएट नहीं किया जाता, इसलिए इस चीज़ को आप हर हाल में देखा करें। ये नहीं है कि आपने टिक लगा दी, टिक लगाने की भी 2-3 बातें होती हैं। यहाँ भी एक बात मैं करूँगा, बाज़ औक़ात आपके पास टाइम नहीं होता ना, आप कहते हैं गाड़ी वाला बाहर आ गया, ठीक है ना, तो इसलिए जब भी परफॉर्मा फिल करें आप एक स्मूथ माहौल में बैठे हो जहाँ आपके पास एक्सटर्नल वेरिएबल इतने ज़्यादा ना हो, तो तब आप ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर बात, सही है। तो
अच्छी बात है माशाल्लाह। उसका फ़ायदा क्या होगा कि देखें अब नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा? एक टीचर अगर अच्छा पढ़ा रहा है आपको या पढ़ा, देखें वो बेचारा डिवेल मतलब उसको शायद क्या पता, उसको तो अल्लाह दे देगा। ये मेरी आप बात याद रखना हमेशा कि आप कभी ये ना सोचना कि मेरे एवल्यूएशन शीट फिल करने से किसी का नुकसान, ये सोचे ही ना, क्योंकि एक ऊपर भी बैठा हुआ है, कहता ना वो अपनी स्कीम में कभी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। मैं कल भी एक शायद बात की थी, दुनिया का सबसे जो बड़ा शजरा है मेरे जो मैं वो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का शजरा। कैसे कि यूसुफ बिन, कौन थे बिन? याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम, चारों के चार अल्लाह के नबी, चारों के चार अल्लाह के रसूल, इनमें से दो उल अज़म नबी, ठीक है। लेकिन ये यूसुफ मिस्र के बाजारों में बिका और फिर आखिर में शायद मिस्र बन गए। इसीलिए कहते हैं अल्लाह पाक कुरान में सूरह यूसुफ को कहता है हाजा अहसनुल कसस, ये सबसे बेहतरीन किस्सा है, क्योंकि ये बंदे को बताता है कि आपकी वैल्यू क्या थी। तो क्या है, वो बन गए बाद में, मिस्र के बादशाह भी बन गए, सब कुछ हो गया। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अल्लाह ने अपनी स्कीम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करवाई। तो ये चलो बात को वहां लेकर आते हैं और कंक्लूड और कंप्लीट करते हैं बात को। तो ये रिस्पॉन्स एरर आपका सबसे बड़ा, जो मेरे नज़दीक जो सबसे हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है, वो रिस्पॉन्स एरर होता है, जो हम लोग भी करते हैं। हम फिर क्या होता है, हमारे एंड से फिर किसी बंदे का नुकसान। अब क्या करते हैं, हम में से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो उस टीचर को अच्छा ग्रेड कर देते हैं, अच्छा कैडर देते हैं जो लीनियंट होती है, ठीक है ना, जो उनके आम में आम मिलाती है, ठीक है ना। और उस टीचर को वो डिग्रेड कर देते हैं या उसको वो नेगेटिव लाइन पर ले आते हैं, जो उनकी बात नहीं सुन रहा होता। वो उनकी बात क्यों सुने, जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हाँ उसके ऊपर वो फॉल नहीं कर रहा, फिर तो आप लाजमन उसको डिग्रेड करें। लेकिन अगर उसके ऊपर वो आ रहा है तो आप उसको लाजमन ग्रेड करें। ये आपकी अपनी अंदर की बात होती है। उसको मैंने आपको पहले कह दिया कि उसको उसका मालिक ने देना ही देना है। ये आपकी या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं है कि हमने उसको देना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मालिक की है। लेकिन ये मैं कहाँ किससे गया, ये आपका रिस्पॉन्स एरर है। और जहाँ से मेन हमारा डरा, देखें इसलिए यहाँ से ये सारे, ये दोनों अगर पूरे हो भी रहे हो, ये ना हो रहा, ये इन दोनों के गैप को कवर नहीं कर रहा होता, फिर हमारी स्टडी जो होती है वो डिमोरलाइज हो जाती है। अब ये वो जो है अपना मैंने हाँ ये ठीक है, लड़के का ये पूरा जो पॉपुलेशन साइज क्या है, मार्जिन का एरर क्या है, ये थोड़ा सा नज़र आपको शायद ना ठहरे, एक मिनट, इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, ये अगर थोड़ा सेट हो जाए आपको ऊपर से नजर आए, क्योंकि मेन चीज़ ऊपर लिखी हुई है। और ये मज़ीद ही ख़राब कर दिए, चलो इसी पर गुजारा करते हैं, मज़ीद ख़राब हो जाएगा। अच्छा ये देखें, अब इसके ऊपर मैंने लिखा वो जो आखिरी लाइन पर वो लिखो कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है ना। यहाँ के बाद बैठे बच्चों को नज़र आ रहा होगा, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम, वो 95% है और ये 99 के ऊपर बनना, ये आपने, हाँ जी, ये सोशल साइंसेज है, वो समझ नेचुरल साइंसेज है। या मैं 99.9 की बात नहीं की, वो नेचुरल साइंस है सारा, वो समझ लें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो शायो एग्रीकल्चर सब उसी के अंदर आता है। और ये हमारा सोशल साइंस। अब देखें, जब पॉपुलेशन साइज आपकी 10 होगी तो आपका 10 ही उसका आपने रखना है, 10 10 10 ही होगा, ठीक है। ये सैंपल है आगे, ये जो साइज आपको आगे नजर आ रहा है ना, दीज आर सैंपल साइज 20 19 20 20 20। जब आपने रखना है 5 के ऊपर, 5% के ऊपर, तो फिर आपने यहाँ से 19 कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और जब आप 3.5 का मतलब कि आपका यहाँ लेवल आ जाएगा 97.5, सॉरी 96 पॉइंट। जी, ये खुद डिसाइड करते हैं ना, ये तो हमने खुद डिसाइड करना है, ये तो रिसर्चर की डिमांड है ना, सिर्फ रिसर्चर की नहीं, साथ नेचर ऑफ रिसर्च की, ठीक है। चूंकि यहाँ 5% से ऊपर जा ही नहीं सकते ना, यहाँ देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ गैप दरमियान में दे दिया ना, वहाँ का गैप दरमियान में दे दिया हुआ। 95 ही इसी के लिए होगा, उसके 99 ही होगा, ठीक है, समझे। और फिर ये आगे जी हमारे पास देखें 30 है, तो 30 का चूंकि प्योर करते हैं 95, तो इसलिए मैंने कल भी आपको कहा था 30 का मतलब 30 ही होगा। फिर मैंने आपको कल परसों कहा था 50 का मतलब 50 ही है। मैंने आपको परसों कहा था ना, आप शायद परसों में नहीं बल्कि उससे पिछले वीक में मैंने कहा था कि 50 तक भी अगर हो तो पूरी पॉपुलेशन होती है, वो होती है, लेकिन सिर्फ एक उसमें होती है हमारी रिसर्च में, बाकी में हम थोड़ा कम कर देते हैं 48 47। लेकिन अगर हमने वहाँ
5% अगर हमने एरर, ये 0.5 नहीं है, ये भी याद रखना, ये 5% है, 550 मतलब 50 है, ये 50 की उसमें 50 तो फिर हमने 44, चूंकि सैंपल हमारा कम हो गया होगा इसलिए हमारे पास जितना अच्छा ये भी, जितना सैंपल हमारा ज्यादा होगा इतना हमारे पास एरर कम होगा, उतना हमारी स्टडी ज्यादा मजबूत स्टडी होगी। क्यों कि वो जनरलाइज ईच एंड एवरी कंपोनेंट के ऊपर हो रही है ना, उसमें जनरलाइजेबिलिटी का हमारे पास फॉल्ट नहीं आ रहा होता। और फिर ये सारा बेटा ये सब आखिर तक गया हुआ मैं 100, 150, 200, 250, 300, फिर आगे देखें ये फिर डिफरेंट ये इसमें 300 तक जो हमारी स्टडी की नेचर और हो जाती है, 50, 75 तक ये प्योर रिसर्च है हमारी, प्योर रिसर्च। 300 तक इसकी नेचर और हो जाती है, 800 तक और हो जाती है, 2500 तक और हो जाती है, 25 से ऊपर 25,000 तक और हो जाती है, और 5 लाख तक और हो जाती है, और फिर 3 करोड़ तक इसका सैंपल डिक्रीज। ये तो मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, और आयशा ने चूंकि ये बात कर दी है तो ये बात थोड़ी ज़्यादा मैं भी आपके साथ डिस्कस दोबारा कर लेते हैं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितनी हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही होगी सैंपल हमारा, देखें आप सिंपल सी बात देखें, ये 3 करोड़ है लेकिन सैंपल सिर्फ 384 है, सिर्फ 384, और अगर इसको ज़्यादा ही कर लें, अगर हम प्योर बना लें फिर भी 9,603 है, मतलब तकरीबन 10,000। तो मुझे बताएं ना, फिर स्टडी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकती ना। अब एक 3 करोड़ है उसके ऊपर आप लगा दें 10,000 से, तो आप उसको कैसे जनरलाइज कर सकते हैं? क्लियर हुआ ना? इसलिए मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेगमेंट में इसको मैंने इसको, यानी कि ये सारा रिसर्च एडवाइजर 2006 नीचे इसका सारा मैंने वो लिखा भी हुआ है। सही है जी, ये उन्होंने सिर्फ ये एक LRK की बात नहीं है, ये तमाम रिसर्चर्स की बात है जितने, और आगे ऑल राइट रिजर्व नहीं, बस कहीं से मैंने उठाया किसी वजह से जब उठा था, तो वरना इसके ये जो है ना, ये उस तरह आप मांगेंगे किस तरह, ईमेल के थ्रू कि मैं ये काम, तो फिर आपको ये चीज़ वो आप प्रोवाइड करेंगे, वरना RA के लिए वो एक्सेसिबल बात नहीं है। तो ये सारा आपके पास बना हुआ है, इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो ये 7 स्टेज हैं। प्योर स्टेज नंबर 1 है, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, और फिर यहाँ तो इतनी ज़्यादा हम करते ही नहीं होते। ये वो लोग करते हैं जो गैलप सर्वे वगैरह, ठीक है ना, जो सिर्फ कमाने के लिए करते हैं। अब फर्ज किया कहते हैं जी कि अब मुझे आप ये बता दें, अब फर्ज किया हम सर्वे कर रहे हो पंजाब में, लाहौर में सर्वे करो, ठीक है ना, लाहौर में सर्वे की नेचर डिफरेंट होगी। लाहौर में सर्वे की नेचर इस तरह हो जाएगी कि 75% लोग जो होंगे वो पसंद करते होंगे, मैं वैसे बात कर रहा हूँ नवाज शरीफ को, 20% लाइक करते होंगे इमरान खान को, और 5% लाइक करते होंगे पीपल्स पार्टी को। लेकिन अगर यही सर्वे अगर आप डेमोग्राफिक चेंज कर लें, सिंध में जाए तो सिंध में ये चीज इरिवर्सिबल हो जाएगी, यही वाले पीपल्स पार्टी के हो जाएंगे, ये वाले नवाज शरीफ के हो जाएंगे, ये वाले इमरान खान के हो जाएंगे, ये वाले नवाज शरीफ के हो जाएंगे। लेकिन यही चीज अगर आप KPK में कर दें तो वहां और नेचर, वहां ये जो होंगे बल्कि इससे भी ज्यादा वो पठान हो जाएंगे, इमरान खान। मतलब ये सर्वे, इसलिए हम कहते हैं कि हम जितनी स्टडी लंबी हो जाती है उतनी स्टडी जनरलाइजेबल ज्यादा नहीं हो सकती ना। अब हम कैसे कह सकते हैं इसको पूरे पाकिस्तान के ऊपर, तो हम इसको अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक बड़ी जबरदस्त बात है कि बेसिकली वी आर नॉट अ नेशन, हम एक नेशन बन नहीं सके ना। क्यों नहीं बन सके? क्यों नहीं बन सके? मेन चीज हमारी क्या है? लिसानियात, लैंग्विस्टिक्स। हमने लैंग्वेज ही अपनी, हमने उर्दू को कभी प्रोपोगेट किया ही नहीं, ठीक है ना। हमने प्रोपोगेट किया पंजाबी पंजाबी है, सिंधी सिंधी है। अब देखें ईरानी किस लिए आज तक उनको कोई बंदा डिवैल्यू नहीं कर सका? क्यों नहीं कर सका? ईरानियन इज द नेशन, वो नेशन है। उनको छोड़ें, ईरानियों को, शायद अफगानियों की सबसे बड़ी बात करते हैं। मतलब 40 साल बेटा, यू कांट इमेजिन, 40 साल वो मुल्क जंग ज़दा है, 40 साल से। आज दुनिया में महंगाई हो रही है, पेट्रोल हमारा बढ़ रहा है ना, ये वैसे इन नौसरबाजों की बात है, लेकिन दुनिया में महंगाई फिर दोबारा बढ़ना शुरू हुई है। लेकिन वाहिद मुल्क है अफगानिस्तान, वाहिद दुनिया का जिसमें महंगाई कम हो रही है। अब वहां पहले डॉलर था 85 रुपए का, 85 अफगानी का डॉलर था, अब वो डिक्रीज होकर 71 का आ गया। अभी हम नेट के ऊपर सर्च कर लें, क्यों कि वो फिर मैं दोबारा कहूंगा, वही मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि माशरे जो होते हैं कुफर पर कायम रह सकते हैं, लेकिन कभी ना इंसाफी पर कायम नहीं रह सकते। इस वक्त दुनिया का सबसे जो अच्छा मुल्क है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नजदीक, आप कहेंगे पता नहीं क्या है इसको, वो अमेरिका है या इसराइल है। ये मैं क्यों कि वहां ये सूद जो है, सूद इंटरेस्ट, ये 0% के ऊपर है, 0 के ऊपर।
मैं ये नहीं कह रहा नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका कि मैं यहाँ कोई उनकी तारीफ कर रहा हूँ या कोई ये बात कर रहा हूँ, बट जो चीज़ रिसर्चर के माइंड में जो चीज़ है वो क्यों कि दुनिया में एक और अच्छा चलो ये मेरा ख्याल है ये भी आप लोग यहाँ बैठे, क्योंकि जहाँ बैठे ना बेटा कोई ना कोई एक चीज़ सीख लें वहाँ, क्योंकि आपने बैठना हो। हमारे यहाँ इसी के नीचे जो जो MP हॉल है, यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो यहाँ एक बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मेरा ख्याल है वो भी वाइपो के था, मेरा ख्याल आप लोग नहीं थे उसमें, सिर्फ फैकल्टी के लोग ही थे। तो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी डे था ये जो जिसमें हम पेटेंट और ये कॉपीराइट्स वगैरह की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कोई हमारे साथ कोई जो रिसोर्स पर्सन थे वो बाहर से, तो उन्होंने कहा था कि, और ये चीज़ मैंने खुद भी जज की है, दुनिया का सबसे ईमानदार मुल्क कौन सा है? चलो मैं आपसे चलो एक क्वेश्चन करता हूँ बेटा, आपसे क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ईमानदार मुल्क कौन सा बेटा? आप बेटा जरा बताएंगे मुझे, आप लोग सुन रहे हो मुझे? अफीफा, हिफ्सा, अपना मुकद्दस, फायजा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ माशा, चलो जी अच्छी बात है। मुझे बताएंगे दुनिया का सबसे ईमानदार मुल्क कौन सा है और सबसे बेईमान मुल्क कौन सा? चलो ये दोनों, चलो मैं आपको दोनों आसानियां कर रहा हूँ। वैसे चलो ये भी बता दूं, इन दोनों में पाकिस्तान नहीं है, ठीक है ना, ना ईमानदारी में और ना बेईमानी में, ठीक है ना, ये कोई और है। चलो छोड़ें बेटा, लंबी हो जाएगी। दुनिया का सबसे ईमानदार जो मुल्क है वो है अमेरिका। दुनिया का जो सबसे बेईमान मुल्क है वो चाइना, ठीक है ना। ये मैं स्टेटिस्टिक्स के ऊपर बात करूंगा। आप ये जी वेस्ट कोट मैंने पहना हुआ है, वेस्ट कोट, ये अगर मैंने अमेरिका से खरीदा है, आपके बहुत लोग अमेरिका में होंगे, आप इस चीज़ को वहाँ, चूंकि थोड़ा रह कर रहा हूँ वहाँ, आपका कोई बंदा अगर गया हुआ है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ये जो है ना, ये वेस्ट कोट जो है, ये अगर आप 5 साल के बाद अमेरिका में जाएं और कहें जी इसके ऊपर बुर आ गई है, वो ये नहीं करेंगे कि इसके ऊपर आप झूठ बोल रहे हो, वो कहेंगे बहुत माजरत, आप यहाँ कुर्सी के ऊपर बैठे और हमें बताएं कि आपने वेस्ट कोट नया लेना है या पैसे वापस करने 5 साल के बाद भी। और अगर आप चाइना में जाएं, वो कहेंगे तू कौन है यार, ठीक है ना। और इसीलिए दूसरों की बेईमान हम हैं, क्योंकि हमारी दोस्ती चाइना से, हिमालय की पहाड़ी से ऊंची है, इसलिए हम भी ये चूंकि मेरे नबी ने कहा हुआ है कि जो ताजर बगैर माथे के ऊपर शिकम माने के अपना माल वापस करेगा, उसकी जन्नत का मैं जामन हूं और उसके कारोबार की बरकत का मैं जामन। इसलिए अमेरिका का कारोबार बरकत कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा कि वहां और दुनिया की हजारों की बातें मौजूद हैं। बट ये प्रॉब्लम हमारे, ये पता नहीं कहां से बात चली थी हमारे पास, चलो जहां से भी चली थी उसको, हाँ जनरलाइज नहीं, तो यहाँ चलो इसको यहाँ ही रोकते हैं। तो ये टेबल था जी हमारा, ठीक है जी बेटा, ये चीज़ें आपको बेटा बहुत ज़्यादा काम आएंगी, बिलखुसूस आप लोगों को बेटा आपके 7वें सेमेस्टर में और 8वें सेमेस्टर में, ठीक है जी। मैं BS की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो रिसर्च आप पढ़ते हैं और फिर 8वें में आप प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ आपको इसका फ़ायदा होगा। इनके लिए तो चलो ये है ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब आगे जाते हैं जी, ये किसकी बात है जी, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, ये भी हमने चूँकि डिस्कस कर दिया, इसके ऊपर भी हम डिस्कस मज़ीद नहीं करेंगे। अच्छा ये भी बस छोड़ें, सैम्पल रैंडम स्टेप्स, ये भी हमने कल कुछ ना कुछ इसको किया हुआ है। तो ये भी रैंडम नंबर्स का टाइप, ये देखें, ये इसको थोड़ा देख लें कि 0 to 4 5, ये हमारे पास इंटरवल है, आप सिर्फ ये समझ जाएं, ठीक है, ये हमारे पास। अच्छा एक और बात भी, अब SPSS जब हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, और जब आप यूज़ करते हैं अपना एक्सेल शीट, उसमें 2 बातें आपने हर हाल में याद रखनी होती हैं, वरना आपकी रिसर्च फिर किसी काम की नहीं है। आपको ये पता हो कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहाँ लगेगा और डिपेंडेंट कहाँ लगेगा। इंडिपेंडेंट कहाँ लगेगा आपका, कहाँ लगेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और डिपेंडेंट किधर लगेगा, वर्टिकल लाइन। ये आपने हर हाल में देखना है। ग्राफ पेपर आप घर में, अगर आप रिसर्चर हैं, एक मेरी बात आपने, रिक्वेस्ट है मेरी कि आपने सुन लेनी है मेरी बात, कि जब आप रिसर्चर हैं और आप डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि डेटा एनालिसिस पर हम इंशाल्लाह कल जाएंगे या आगे, तो मेन चीज़ हमारी जो सीखने की चीज़ है डेटा एनालिसिस है। जब आप बेटा डेटा एनालिसिस कर रहे हो, चलो मैं आपको आज ही बता देता हूँ, देखें, ताकि हमारी आने का प्रोडक्शन, हमारे आने का मकसद पूरा हो जाए। ये बेटा देखें ज़रा, हर एक ग्राफ पेपर और लेना है, चलो आप अच्छे रिसर्चर बन जाएंगे, आप किसी के लिए प्रोडक्टिव हो जाए। ग्राफ पेपर किसी ने देखा हुआ है? कैसा होता है? पीला होता है, ब्लैक की तरह, हाँ सही है, रेड भी होते हैं ना, ठीक है। वो क्या होता है, ये जी ग्राफ पेपर, ये
मैं सिर्फ एक बना रहा हूँ, बस एक 10 ये मैं बना रहा था। मैं लाइन कोई और लगा देता। आपके पास ये मायरा ये जो मार्कर है ये परमानेंट मार्कर है? अच्छा मिटेक, वरना मैं लगा था। ये होता है जी, ये इसकी 10 लाइनें होती हैं, ठीक है ना। ईच एंड एवरी ब्लॉक में कितने होते हैं? 10 खाने। हमने स्केल बनाना होता है। मैं आज आपको चलो स्केल बनाने का तरीका सिखा देता हूँ, ठीक है। स्केल हम क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? हम लिखते हैं जी कि अलोंग, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। फिर एक और बात भी देख लें बेटा, ये ग्राफ पेपर होता है ऐसे है ना, मैं अब इतना बना नहीं सकता यहाँ। और फिर ये भी होता है, ठीक है, ये मैं इतना चलो बना दिया। ये होता है ओरिजिन, इसलिए कहते हैं कि जीरो इज नॉट अ जीरो इन मैथमेटिक्स। जीरो एब्सोल्यूट जीरो अगर कहें तब वो जीरो है, वरना जीरो की अपनी वैल्यूज हैं। जीरो नेगेटिव भी होता है, जीरो पॉजिटिव भी होता है। दिस इज एब्सोल्यूट जीरो अगर आप कहेंगे तब वो जीरो है, वरना जीरो इज नॉट एनी कंप्लीट डिजिट, ठीक है। क्यों? कि जब ये एक्स ये होता है एक्स पॉजिटिव, ये होता है एक्स नेगेटिव, ये होता है वाई पॉजिटिव, ये होता है वाई नेगेटिव। ये इसलिए आपको पढ़ाते हैं उस वक्त में ताकि आप सीखें, लेकिन चूंकि हमने सीखना होता नहीं है, हमने फिर कहते हैं हम रिसर्चर अच्छे नहीं बने, तो हम रिसर्चर कैसे अच्छे बनेंगे? ये एक्स एक्सिस क्यों हम कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसके अगेंस्ट हमेशा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल मूव करता है। वाई एक्सिस को हम क्यों, इसके अगेंस्ट हमेशा हमारा क्या होता है? डिपेंडेंट। और ये आपको समझ आएगी तब आपको रिग्रेशन भी समझ आएगी, तब आपको कोरिलेशन भी समझ आएगी, तब आपको टी वैल्यूज और पी वैल्यूज भी समझ आएंगी। ये भी एक बात होती है, टी वैल्यू क्या होती है और पी वैल्यू क्या होती है। ये ज्यादातर यूज होती हैं जी टेस्ट में और टी टेस्ट में, ठीक है। तो चलो इन बातों को मजीद आप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं इसको अभी यहाँ स्किप करता हूँ, यहाँ आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है जी। अच्छा, मैंने एक बात की थी, मेरा ख्याल है मैथ जब हम पढ़ा रहे थे तो मैथ में हमने एक बात की थी कि जो रिसर्च इम्पैक्ट जो होता है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ये मेरी बात याद रखनी है आपने, ये बात कि आपका वेरिएबल पॉजिटिव भी, आपका अगर रिजल्ट आप ले रहे हैं नेगेटिव भी आएगा, आपने सही रिजल्ट डिड्यूस करना है। फर्ज किया अभी हम मेरी स्टूडेंट एक का वर्क था टीचिंग प्रैक्टिकम के ऊपर, अब उसकी फाइंडिंग नेगेटिव आई है, तो क्या वो अच्छी रिसर्चर नहीं है? वो तो ज्यादा अच्छी रिसर्चर है, क्योंकि उससे तो प्योर रिसर्च किया, अगर उसके नेगेटिव आए। पॉजिटिव आते तो वो तो अच्छी ना होती, वो तो फिर लेपालापी वाली बात होती। तो ये आ गया जी। अब हम यहां बनाते होते हैं स्केल। हम स्केल बनाते हैं जी, हम लिखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस वन बिग स्केयर। बिग स्केयर क्या होता है जी? बिग स्केयर ये वाला जिसमें 10 खाने पूरे होते हैं, ठीक है, जिसमें ये लाइनें मोटी होती हैं 10 के बाद वाली, ठीक है ना। वन बिग स्केयर इक्वल टू कोई गिनती का कोई नंबर लिखते हैं, 5 लिख देते हैं हम, ये 5 के बराबर है। 5 मतलब डिजिट 5, ठीक है ना। तो फिर हम लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस वन स्मॉल स्केयर, ये कितना हो जाएगा? 5/10, ये हो जाएगा 0.5 के बराबर, ठीक है। फिर हम कहेंगे अलोंग वाई एक्सिस वन बिग स्केयर, फर्ज कर रहा हूं मैं जो आसानी के लिए आपके लिए, हम कहते हैं 10 के बराबर ये तो हम कहेंगे जी वन स्मॉल स्केयर भी क्या होगा? फिर 10/10 इक्वल टू 1। फिर क्या, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ हम कहेंगे। और फिर यहीं से हम फिर लगाते हैं, पॉलीगॉन बनाते हैं, एस्टोग्राम बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं, मल्टीपल बार ग्राफ बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, वो यहीं से। और फिर ये लाइनें हम लगाते हैं, आपको नजर आती होंगी ये लाइनें इस तरह जो फ्लक्चुएट होती है, ये वैसे नहीं लगती, ये पहले हम स्केल बनाते हैं। इन स्केल के ऊपर यहाँ नुक्ता आता है, फर्ज किया हम कहें जी कि यहाँ 2, ये फिर हम यहाँ बना, अब कैसे बनाएंगे? अब ये बात बताएंगे ये स्केल बना क्यों रहे हैं, क्योंकि इससे भी याद है बहुत अच्छी बात। हम कहते हैं जी पाकिस्तान कब कायम हुआ जी? 1947 में। यहाँ हम लिखते हैं 1947, ये बड़ी लाइन के ऊपर। फिर हमने छोटी लाइन इसलिए बनाई है ना, अगली लाइन के ऊपर यहाँ जो मोटी रही हुई, यहाँ हमने देखना फर्ज किया ये वाला, अगर हमने 5 का स्केल रखा हुआ है, 5 ये बीच का इंटरवल है, ठीक है ना। अगर हमने 5 का रखा हुआ है तो हम यहाँ आएंगे 47 to 52, ठीक है ना। और दरमियान में फिर हम इसको रखेंगे, ये जो एक साल है ये किसके बराबर है? 0.5 के बराबर है एक साल। 0.5 1, फिर अगले 2 पॉइंट मिलकर 2, फिर अगले 2 पॉइंट मिलकर 3, फिर अगले 2 पॉइंट मिलकर 4, फिर अगले 2 पॉइंट मिलकर 5, और ये हमारे पास चीज पूरी हो जाएगी। और फिर हम कहेंगे वाई एक्सिस के अगेंस्ट,
कि 1947 में जो पाकिस्तान था वो 10 क्विंटल गंदम प्रोड्यूस करता था, ठीक है ना। और फिर ये चूंकि मैंने 10 के बराबर रखा हुआ है, फिर यहाँ 20 आएगा, फिर यहाँ 30 आएगा, फिर यहाँ 40 आएगा, और दरमियान की लाइन चूंकि 1 के बराबर है तो 10 तक। समझ आइए मेरे लिए थोड़ी बहुत, मेरा इक्वल डिस्टेंस आना, इंटरवल इक्वल आते रहे, ठीक है ना। और फिर जब हम कहेंगे फर्ज किया, हम कहें 47 में, फिर हम ये वाला हमें हम पता है, ये वाला ये 2 के बाद 48 आएगा, यहाँ 48 2 के बाद, अब हम 2 मिलकर 1 बनेगा, बिल्कुल। अब हम यहाँ कहेंगे अगर 48 है, 1948 में पाकिस्तान गंदम कितना प्रोड्यूस किया, 15 क्विंटल, हमें पता होगा यहाँ 10 है, यहाँ 15 आएगा, यहाँ से इसको यहाँ तक लेकर आएंगे। ये बचपन में आपको मैथ के टीचर ने, अगर कोई अल्लाह का करम से कोई मिली हो आपको अच्छी, क्योंकि माजरत के साथ मैथ की टीचर फीमेल अच्छी होती नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छी होंगी, वो हर फर्ज के ईसीसी में बहुत ही क्लास की होती है फीमेल, मेल किसी काम का होते ही नहीं है, लेकिन चूंकि हर एक की अपनी अपनी। अब यहाँ फिर हम यहाँ ये एक डैश लगाते होते थे और ये लिखते थे 1948 और 15, फिर ये साफ कर देते थे, आपको याद होगा। फिर आपको टीचर कहती थी यहाँ से ये साफ कर दें, ये साफ कर दें, ठीक है जी। और ये नुक्ता होता था, फिर नुक्ते से हम लाइन ड्रा करते थे, ये लाइन याद आया कोई आपको। फिर लाइन ग्राफ होते थे, बार ग्राफ होते थे, मल्टीपल, ये यहाँ से आते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात की बेटा? आप लोगों को क्लियर हुआ या आप लोगों को नजर नहीं आया? हाँ वो नजर असल में बेटा मैं इसलिए करीब इतना लाता नहीं हूँ ना, यहाँ लाऊंगा तो फिर नजर। ठहरे 1 मिनट में, चलो आप लैपटॉप को बोर्ड की तरफ, चलो हाँ ये भी ठीक है, चलो इसको इस तरह कर लेंगे। अब नजर आएगा बेटा आपको? अब अफीफा आप नजर आ जी? हाँ वो रिफ्लेक्शन आएगा ना, इसीलिए तो मुझे लग रहा था, चूंकि ये लाइट पड़ती है ना। जरा मुझे आप बताएं जरा, इधर क्या कहना चाह रहे? बोर्ड जहाँ पे था वहीं रहना, लैपटॉप का मुंह इस तरफ कर दें। अच्छा ये भी ठीक है, चलो देख ले, वो भी उनसे पूछ लेते हैं, वो भी उनसे पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, चलो आइंदा के बाद ताकि बेटा, क्योंकि अभी अब नजर आ रहा है, अब नजर आया बोर्ड? अब मैं जरा लिखता हूँ, अब नजर आ रहा है, सही नजर आ रहा है, सही नजर आ रहा है बेटा, सही नजर आ रहा है? राइट साइड अपनी किधर होगी? इधर, इधर, अब इधर इधर, बस ठीक है बेटा। अब आइंदा के बाद यही करूंगा मैं, ठीक है ना जी। अभी मजीद तो आपको मेरे ख्याल समझ आ ही नहीं होगी, तो ये था, चूंकि इसके ऊपर मेरा ख्याल मैंने आपके साथ बात की भी थी, ठीक है ना, आप लोगों के साथ क्लास में, याद है आपको ना, इसलिए मेरा ख्याल है ये मजीद यहाँ इसको छोड़ते हैं बेटा। और अब हम आते हैं, अब मजीद जो होगा मैं आइंदा यही करूँगा। चलो आयशा आपकी बड़ी मेहरबानी, ठीक है ना। लेकिन ये होती है टेक्निकलिटी, तो ठीक है आपने बताया, क्योंकि ज़्यादा हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट मायरा ने प्रोवाइड किया, मायरा का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये ना हो कि मायरा फिर कहे कि मेरा शुक्रिया क्यों नहीं अदा किया, मैंने तो शुरू से लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी, तो आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत सबका, क्योंकि ये सीखने का ये मरहला होता है। और जब बंदा कोई सीख जाए ना तो खुश हुआ करें कि ये सीख रहा है, ये ना मना कह दी कि अगला क्यों सीख गया, मैं ही हूँ, अगले को सिखाएं दिए से। अब देखें मुझे एक बात का जवाब दें, जब आप दिया जलाते हैं किसी ने, क्योंकि आप में से माजरत बेटा नाराज ना, वैसे मजाकन कह रहा हूँ, आप में से बरेलवी एक बच्चियां जो होंगी बरेलवी, ठीक है ना, उनका काम होता है ज़ियारतियों पर जाएं, वो दिए जलाएं, ये करें वो करें, क्योंकि आशा तो कम से कम होगी नहीं, आशा नहीं, किरण तो होगी नहीं, बाकी कोई अगर हो, ठीक है ना, क्योंकि पठान थोड़े कम होते हैं, अगर फर्ज कोई भी नहीं है, वैसे मैं समझा। चलो जी, घरों के ऊपर जब दिए जला रहे हैं फर्ज के, तो दिया क्या होता है, जब एक दिया जलाते हैं, दूसरा जो जिससे जला रहे होते हैं वो उसी से जला रहे थे, वो दूसरा अपनी लाइट को कम या ज्यादा नहीं कर रहा होता। कहने की मेरी बात यह कि अपने आप को जलाते रहा करें, अगर अगले तक आपकी बात पहुंच जाए। तो टाइम क्या हुआ बेटा? अब देखें ये स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो इसमें से आपको हर स्टेप की सिस्टमैटिक क्या स्टेप्स हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, और सिस्टमैटिक का फार्मूला हमने क्या यूज करना है, इंटरवल क्या यूज करना है,
स्ट्रेटिफाइड का क्या करना है, क्योंकि इसके ऊपर चूंकि पूरी डिस्कस हमारी हो चुकी है, एक्चुअल चीज हमारे पास वही थी, ठीक है। हर एक का एक्चुअल चीज हमारी, इसलिए मैं मजीद डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि एक्चुअल चीज हमारे पास वही है। जब आप एक्चुअल चीज से निकल, जिस तरह आयशा ने मुझसे पूछा, एक्चुअल हमारे पास वही है, आई इज इक्वल टू एन ओवर एन, एक्चुअल हमारे पास वही है जो शुरू वाली मैंने स्लाइड आपको बताई है। तो बीच में जाएंगे तो वो एक खिचड़ी खिचड़ी जी जी खिचड़ी सी बन जाएगी और फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये भी एक अगर फर्ज किया हमारे पास 308 ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन क्या है, रैंडम सैम्पलिंग में हमने क्या करना है, मॉड ए और बी में हमने क्या करना है, ये भी सारा एक 1 by 1 बना हुआ है। क्लस्टर्ड की एग्जांपल फार्मूला इनका भी, ये स्ट्रेटिफाइड का देखें, ये भी चूंकि हमने 1 by 1 पढ़े हुए हैं, मजीद मैंने ये चूंकि एक ही में सारा मिक्स है इसमें। पहले मैंने आपको पढ़ाया स्ट्रेटिफाइड के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यहाँ सब का एक ही स्लाइड में चीज़ मैंने, जिस तरह मैंने आशा आपको कहा है, आपने वो जो करना है ना, वो ताकि इस तरह हो कि हर एक के लिए ईजी समझने की बात हो, ठीक है ना। कितनी टाइप्स होती हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, अपना पैराडाइम कौन कौन से, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, किस किस से एमर्ज होते हैं, उससे अगली चीज़ क्या एमर्ज होती है, मेथड, जी 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 बहुत बहुत बिल्कुल, हाँ उनके एलिमेंट, और फिर मेथडोलॉजीज क्या होती हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, यही सबसे अच्छी बात आपने करनी है, डिफरेंस क्या है मेथडोलॉजी में और टाइप में, मेथड और टाइप में क्या फ़र्क है, मेथड में मेथडोलॉजी, ठीक है जी। अच्छा जी, नॉन प्रोबेबिलिटी में ये भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ, पढ़ लिया हुआ बेटा। ये सैम्पलिंग के जी हमारे पास सैम्पलिंग के फायदे क्या हैं और सैम्पलिंग के हमारे पास नुकसानात क्या हैं, सही है जी। अच्छा जी, फिर ये हमारे पास ये आगे, अच्छा ये थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अब ये टाइप्स हैं हमारे रिसर्च के, डिज़ाइन जो है, कोरिलेशन डिज़ाइन क्या है, उसकी क्या बात है, काजल कंपैरेटिव क्या है, ये आगे सब का मैंने आगे रेफरेंस भी डाला हुआ है, ठीक है जी। एक्सपेरिमेंटल का क्या है, केस स्टडी क्या है, ये सब में, क्योंकि ये यहाँ तक आ गया हमारे पास क्वांटिटेटिव, तो नीचे हमारे पास क्वालिटेटिव आ गया, सही है। ये भी चूंकि 1 by 1 हमने डिस्कस किया हुआ है, बात लंबी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्योंकि ये देखें एक कोर्स है और ये पूरे 1 साल का कोर्स है, इसको हम इतनी जल्दी हम इसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये रेफरेंसेस थे जो मैंने इसके लिए यूज़ किए थे, और ये हमारे पास एट द एंड हो गया। अब टाइम क्या हुआ है,